दोस्तों, मधुमक्खियां बेशक धरती पर सबसे मेहनती, डिसिप्लिन्ड और कमाल के जीवों में सबसे ऊपर हैं। साइज में छोटी होने के बावजूद इंसानी सभ्यता, खेती, पर्यावरण और बायोडायवर्सिटी के इतिहास पर उनका असर बहुत ज्यादा है। साइंटिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं, अगर धरती से मधुमक्खियां गायब हो जाएं, तो इंसान का वजूद ज्यादा से ज्यादा 4 साल ही रहेगा। ये छोटे कीड़े सिर्फ शहद ही नहीं बनाते, ये फूलों को पॉलिनेट करके दुनिया के फूड साइकिल को चलाते रहते हैं। लेकिन इस सीधी सादी पहचान के पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी जिंदगी छिपी है, जहां जन्म और मौत, त्याग और बलिदान, मुश्किल सोशल स्ट्रक्चर और परफेक्ट नेचुरल टेक्नोलॉजी है। मधुमक्खी की जिंदगी एक जिंदा हालत की तरह है, जहां रानी, सैनिक, मजदूर और नर बच्चे होते हैं। हर एक का रोल खास, टाइम बाउंड और सख्ती से रेगुलेटेड होता है। मधुमक्खी को जन्म से ही पता होता है कि उसकी जिंदगी किस काम के लिए होगी। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप मधुमक्खी की फिजिकल बनावट, नर मधुमक्खी का रहस्यमयी रोल, मेटिंग के बाद नर मधुमक्खी क्यों मर जाती है, रानी मधुमक्खी का प्रेगनेंसी पीरियड, रोजमर्रा की जिंदगी और काम का शेड्यूल, फूलों के पॉलन से शहद बनाने का मुश्किल प्रोसेस, शहद के साइंटिफिक और मेडिकल फायदे के बारे में जानेंगे। ये सफर सिर्फ जानकारी का नहीं होगा, ये हैरानी, समझ और प्रकृति के लिए गहरे सम्मान का होगा। तो वीडियो को स्किप न करें और आखिर तक देखें, आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मधुमक्खी की फिजिकल बनावट के बारे में जानते हैं। प्रकृति की परफेक्ट मशीन। मधुमक्खी का शरीर भले ही सिंपल दिखता हो, लेकिन असल में ये एक परफेक्ट बायोलॉजिकल मशीन है। मधुमक्खी का शरीर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा होता है: सिर, वक्ष और पेट। हर हिस्से का एक अलग और बहुत खास काम होता है। सिर में 2 कंपाउंड आंखें होती हैं, जो हजारों छोटे लेंस से बनी होती हैं। इस वजह से मधुमक्खी एक ही समय में कई दिशाओं में देख सकती है और अल्ट्रावायलेट लाइट का भी पता लगा सकती है, जो इंसान की आंख नहीं कर सकती। मधुमक्खियां फूल पर अल्ट्रावायलेट पैटर्न देखकर आसानी से शहद के सोर्स की पहचान कर लेती हैं। सिर पर 2 एंटीना भी होते हैं। ये न सिर्फ छूने बल्कि सूंघने, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी महसूस कर सकते हैं। ये एंटीना मधुमक्खी के कम्युनिकेशन सिस्टम का मुख्य आधार हैं। थोरैक्स में 6 मजबूत पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। पैरों में एक खास बनावट होती है, जिसमें पॉलन बास्केट होते हैं, जहां पॉलन इकट्ठा होता है और ले जाया जाता है। पंख 1 मिनट में लगभग 200 बार हिल सकते हैं, जिससे मधुमक्खी को जल्दी और सही तरीके से उड़ने में मदद मिलती है। पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम, शहद जमा करने के लिए एक खास थैली, वैक्स बनाने वाली ग्रंथियां और मादा मधुमक्खियों के मामले में डंक होता है। हालांकि इस डंक का इस्तेमाल खुद की रक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन ये अक्सर मधुमक्खी की मौत का कारण बनता है। ये पूरी बनावट साबित करती है कि मधुमक्खी कोई आम कीड़ा नहीं है, बल्कि कुदरत की एक अनोखी रचना है। भले ही एक छत्ता असल में एक पूरा समाज हो, यहाँ 3 तरह की मधुमक्खियां रहती हैं: रानी मधुमक्खी, वर्कर मधुमक्खी और नर मधुमक्खी, जिसे ड्रोन कहा जाता है। हर एक का अलग काम, अलग लाइफ स्पैन और अलग इंपॉर्टेंस होती है। रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते का सेंटर होती है, सिर्फ वही अंडे दे सकती है। एक हेल्दी रानी मधुमक्खी एक दिन में लगभग 2000 अंडे दे सकती है। उसका शरीर साइज में सबसे बड़ा होता है और उसकी लाइफ स्पैन भी लंबी होती है, जो लगभग 3 से 5 साल होती है। वर्कर मधुमक्खियां असल में फीमेल मधुमक्खियां होती हैं, लेकिन वे बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उनका काम सबसे ज्यादा होता है: पॉलन इकट्ठा करना, शहद बनाना, छत्ते की सफाई करना, लार्वा की देखभाल करना, छत्ते की रखवाली करना वगैरह। उनकी लाइफ सिर्फ 30 से 45 दिन की होती है। भले ही मेल मधुमक्खी या ड्रोन मोटे और आलसी दिखते हों, लेकिन उनका काम सिर्फ रानी के साथ मेटिंग करना होता है। वे शहद इकट्ठा नहीं करती या छत्ते की रक्षा नहीं करती। मेटिंग के बाद उनकी जिंदगी एक ड्रामेटिक और रहस्यमयी तरीके से खत्म हो जाती है। इन तीनों क्लास में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर कोई अपनी जगह और जिम्मेदारियां जानता है। इस परफेक्ट सोशल स्ट्रक्चर ने मधुमक्खियों को धरती पर सबसे सफल स्पीशीज में से एक बना दिया है। तो चलिए एक मेल मधुमक्खी की रहस्यमयी जिंदगी और परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। नर मधुमक्खियों या ड्रोन्स की जिंदगी सबसे रहस्यमयी और साथ ही सबसे दुखद भरी होती है। जन्म से ही वे जानते हैं कि उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बच्चे पैदा करना है। इसके अलावा उनकी कोई और सामाजिक जिम्मेदारी नहीं होती। ड्रोन मधुमक्खियों में डंक नहीं होता, इसलिए वे अपना बचाव नहीं कर सकती। वे पॉलन इकट्ठा नहीं करती या शहद नहीं बनाती। हालांकि उनका शरीर मजबूत होता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सीमित होती है।
लेकिन वे एक तरह से बहुत खास होती हैं। उनकी आंखें बहुत बड़ी और नज़र तेज होती है, इसलिए वे उड़ती हुई रानी को आसानी से पहचान सकती हैं। ड्रोन आमतौर पर अपना दिन छत्ते में बैठकर खाते पीते बिताते हैं। मजदूर मधुमक्खियां उन्हें खाना देती हैं, लेकिन ये बेकार सी लगने वाली जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलती। जब रानी मीटिंग के लिए उड़ती है तो सैकड़ों ड्रोन उसके पीछे पीछे आते हैं। ये मीटिंग आसमान में उड़ते हुए होती है। सिर्फ सबसे मजबूत और सबसे तेज ड्रोन ही रानी के साथ मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस कामयाबी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। मीटिंग के तुरंत बाद ड्रोन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फट जाते हैं और वो तुरंत मर जाती है। जो मीटिंग नहीं कर पाते वे भी इतने खुशकिस्मत नहीं होते। मौसम के आखिर में मजदूर मधुमक्खियां उन्हें छत्ते से निकाल देती हैं, जिससे उनकी भूख से मौत निश्चित हो जाती है। नर मधुमक्खी की जिंदगी कुदरत की एक बेरहम लेकिन असरदार बनावट है। लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मीटिंग के बाद नर मधुमक्खियां क्यों मर जाती हैं। इसका साइंटिफिक कारण क्या है? मधुमक्खियों का मीटिंग प्रोसेस नेचर की सबसे ड्रामेटिक घटनाओं में से एक है। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं है, ये एक तरह का सेल्फ सैक्रिफाइस है। जब रानी मधुमक्खी बड़ी हो जाती है तो वो मीटिंग के लिए एक बार आसमान में उड़ती है। इस उड़ान को नप्शियल फ्लाइट कहते हैं। इस दौरान सैकड़ों ड्रोन उसे घेर लेते हैं। सिर्फ सबसे मजबूत ड्रोन ही उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं। ड्रोन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि मीटिंग के दौरान वे रानी के शरीर में घुस जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। मीटिंग पूरी होने के बाद वो ऑर्गन ड्रोन के शरीर से अलग हो जाता है, जिससे ज्यादा ब्लीडिंग के कारण ड्रोन तुरंत मर जाती है। ये मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एवोल्यूशन का नतीजा है, क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि रानी के शरीर में काफी स्पर्म जमा रहेंगे, जिसका इस्तेमाल वो जिंदगी भर अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए कर सकती है। रानी आमतौर पर एक से ज्यादा ड्रोन्स के साथ मीटिंग करती है, लेकिन वो खुद नहीं मरती। वो स्पर्म को एक खास थैली में जमा करती हैं और जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करती हैं। ये खुद को कुर्बान करना ये दिखाता है कि मधुमक्खी की जिंदगी में इंसान से ज्यादा उसकी प्रजाति कितनी जरूरी है। ये कुदरत का एक बेरहम लेकिन अचूक मजाक है। तो चलिए अब रानी मधुमक्खी के प्रेगनेंसी पीरियड और अंडे से जन्म का राज जानते हैं। रानी मधुमक्खी का प्रेगनेंसी पीरियड इंसानों जैसा नहीं होता, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत साइंटिफिक होता है। मीटिंग के बाद रानी मधुमक्खी अपने शरीर में जमा स्पर्म से अंडे को फर्टिलाइज करती है। फर्टिलाइज्ड अंडे से मादा मधुमक्खी और बिना फर्टिलाइज्ड अंडे से नर ड्रोन पैदा होता है। अंडा देने के बाद अंडा फूटता है और 3 दिन के अंदर लार्वा बाहर आ जाता है। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 दिन तक लार्वा के तौर पर रहता है। इस दौरान वर्कर मधुमक्खियां इसे खास खाना देती हैं। अगर लार्वा को रॉयल जेली खिलाई जाए तो ये रानी बन जाती है, नहीं तो ये वर्कर बन जाती है। ये कुदरत का कमाल है। एक ही जीन से अलग अलग खाना उसकी पूरी जिंदगी की किस्मत तय करता है। लेकिन एक वर्कर मधुमक्खी की जिंदगी सच में लगातार काम करने वाली जिंदगी होती है। जन्म के समय से ही उसकी जिंदगी अलग अलग स्टेज में बढ़ जाती है और हर स्टेज पर उसकी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि काम में ये बदलाव किसी निर्देश से नहीं होता, बल्कि शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों से होता है। जन्म के बाद पहले 1-3 दिनों तक वर्कर मधुमक्खी छत्ते की सफाई करती है। वो खाली सेल्स को साफ करती है ताकि रानी मधुमक्खी वहां अंडे दे सके। अगले 4-10 दिनों तक वो नर्स मधुमक्खी बन जाती है। इस दौरान वो लार्वा को रॉयल जेली और शहद खिलाती है और रानी की सेवा भी करती है। 10 से 16 दिनों के अंदर उसके शरीर में वैक्स बनाने वाली ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं। फिर वो छत्ते के हेक्सागोनल सेल्स बनाती है, जो इंजीनियरिंग के हिसाब से दुनिया के सबसे परफेक्ट स्ट्रक्चर में से एक है। साथ ही वो शहद के स्टोरेज और प्रोसेसिंग में भी शामिल होती है। 16-20 दिनों के बाद वर्कर मधुमक्खी गार्ड की भूमिका निभाने लगती है। ये छत्ते के मुहाने पर खड़ी होकर दुश्मनों की पहचान करती है। ये सूंघ कर समझ सकती है कि कौन उसका अपना है और कौन उसका दुश्मन। अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज में आमतौर पर 20 दिन बाद ये कलेक्टर बन जाती है। ये फूलों से पॉलन और नेक्टर इकट्ठा करने के लिए हर दिन कई किलोमीटर उड़ती है। इस स्टेज पर काम करते हुए इसकी मौत हो जाती है। एक वर्कर मधुमक्खी की जिंदगी हमें सिखाती है कि बिना स्वार्थ के मेहनत ही असली ताकत है। तो अब हम मधुमक्खी के कम्युनिकेशन सिस्टम, डांस लैंग्वेज और सीक्रेट सिग्नल के बारे में कुछ जानकारी जानेंगे। मधुमक्खियां बोलती नहीं हैं, फिर भी वे एक दूसरे के साथ बहुत मुश्किल जानकारी शेयर करती हैं। इस कम्युनिकेशन का सबसे कमाल का तरीका है वैगल डांस या डांस लैंग्वेज। जब वर्कर मधुमक्खी को पॉलन या नेक्टर का अच्छा सोर्स मिल जाता है तो वो छत्ते में वापस आती है और एक खास डांस शुरू करती है।
इस डांस की स्पीड, एंगल और वाइब्रेशन से ये बताती है कि फूल कहाँ है, कितनी दूर है और किस दिशा में है। अगर खाने का सोर्स पास में है तो ये गोल डांस करती है, और अगर ये दूर है तो ये 8 के आकार में डांस करती है, जिसे वैगल डांस कहते हैं। डांस के बीच के हिस्से का एंगल सूरज की पोजीशन से जुड़ा होता है, जिसे देखकर दूसरी मधुमक्खियां दिशा तय करती हैं। मधुमक्खियां फेरोमोन नाम के केमिकल सिग्नल का भी इस्तेमाल करती हैं। खतरे में होने पर मधुमक्खी एक खास गंध छोड़ती है जो दूसरों को चेतावनी देती है। रानी के शरीर से भी खास फेरोमोन निकलते हैं जो पूरे छत्ते को एक साथ रखते हैं। ये कम्युनिकेशन सिस्टम इतना परफेक्ट है कि साइंटिस्ट इसे नेचुरल जीपीएस सिस्टम कहते हैं। मधुमक्खियों के इस व्यवहार को एनालाइज करके मॉडर्न इंसानों ने बनाई टेक्नोलॉजी के कई आइडियाज आए हैं। तो आइए फूलों के रस से मधुमक्खी के शहद बनाने के मुश्किल साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में जानें। शहद कोई आम मीठा लिक्विड नहीं है, ये कुदरत की एक मुश्किल केमिकल रचना है। ये फूल के सीने से शुरू होता है, जहाँ नेक्टर होता है। एक वर्कर मधुमक्खी फूल पर बैठती है और अपनी लंबी जीभ की मदद से नेक्टर इकट्ठा करती है। ये नेक्टर वो अपने शहद के पेट या छत्ते में स्टोर करती है। ये थैली पेट का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक खास स्टोरेज कंपार्टमेंट है। वापस आते समय मधुमक्खी के शरीर में मौजूद एंजाइम्स धीरे धीरे रस को सिंपल शुगर में तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो छत्ते में वापस आती है तो वो रस दूसरी मधुमक्खियों को पिलाती है। इस प्रोसेस को ट्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। इस आमने सामने के लेन देन से और एंजाइम जुड़ते हैं और पानी की मात्रा कम हो जाती है। फिर शहद को छत्ते के सेल्स में रखा जाता है और मधुमक्खियां हवा बनाने और पानी की मात्रा को भाप बनाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाती हैं। जब रस में पानी की मात्रा लगभग 80% से घटकर 18-20% हो जाती है तो ये शुद्ध शहद बन जाता है। फिर सेल्स को बंद कर दिया जाता है और वैक्स से सील कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कोई मशीन नहीं है, फिर भी ये मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से ज्यादा परफेक्ट है। हालांकि शहद सिर्फ मीठा नहीं होता, ये एक नेचुरल दवा है। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। शहद का सबसे बड़ा राज ये है कि ये कभी खराब नहीं होता। मिस्र के पिरामिडों में 3000 साल पुराना शहद मिला है जो आज भी खाने योग्य है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम होती है, एसिडिटी ज्यादा होती है और ये नेचुरल एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। शहद का इस्तेमाल हजारों सालों से आयुर्वेदिक और यूनानी दवा में किया जा रहा है। शहद डाइजेशन को भी मजबूत करता है, खांसी जुकाम में फायदेमंद है, दिल के लिए अच्छा है और याददाश्त बढ़ाने में भी मददगार है। इसीलिए शहद को कुदरत का लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। तो अब आइए मधुमक्खी के डंक के बारे में जानें, और जब वो डंक मारती है तो खुद को कुर्बान करने का मतलब मौत क्यों होता है। वर्कर मधुमक्खी का डंक असल में अंडे देने वाला एक बदला हुआ अंग होता है। ये सिर्फ मादा मधुमक्खियों में पाया जाता है। डंक के सिरे पर कांटे जैसा हिस्सा होता है जो मैमल्स की स्किन में घुसने के बाद भी नहीं निकल पाता। जब मधुमक्खी किसी इंसान को डंक मारती है तो डंक स्किन में फंस जाता है और उड़ते समय मधुमक्खी के आंतरिक अंगों को फाड़ देता है। नतीजतन वो कुछ ही समय में मर जाती है। ये कोई गलती नहीं है, ये एक तरह का सबसे बड़ा खुद को कुर्बान करना है, क्योंकि डंक मारने के तुरंत बाद फेरोमोन निकलते हैं जो दूसरी मधुमक्खियों को हमला करने के लिए बुलाते हैं। एक मधुमक्खी की मौत पूरे छत्ते को बचा सकती है। ये कुर्बानी मधुमक्खी समुदाय को मजबूत करती है। अगर मधुमक्खी के छत्ते को कुदरत का बनाया आर्किटेक्चर का मास्टरपीस कहा जाए तो ये कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जाएगा। हर सेल हेक्सागोनल होता है, जो मैथ और फिजिक्स के नजरिए से कम चीजों के साथ ज्यादा से ज्यादा मजबूती और ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी के लिए आइडियल डिजाइन है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या मधुमक्खियां मैथ जानती हैं? नहीं, लेकिन इवोल्यूशन के जरिए उन्होंने एक ऐसा डिजाइन बना लिया है जिसे मॉडर्न ह्यूमन इंजीनियरिंग भी फॉलो कर सकती है। हेक्सागोनल सेल में कोई खाली जगह नहीं होती और वैक्स का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। ये छत्ता सिर्फ शहद स्टोर करने के लिए नहीं है, यहीं पर अंडे दिए जाते हैं, लार्वा बढ़ते हैं, खाना स्टोर किया जाता है और पूरे समुदाय की सुरक्षा पक्की की जाती है। हर सेल की गहराई और चौड़ाई खास होती है। शहद, पॉलन और बच्चों के पालन पोषण के लिए अलग अलग सेल का इस्तेमाल किया जाता है। छत्ते के अंदर का टेम्परेचर लगभग हमेशा 34-35 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। सर्दियों में मधुमक्खियां गर्मी पैदा करने के लिए एक साथ इकट्ठा होती हैं और गर्मियों में वो हवा को सर्कुलेट करने के लिए अपने पंख फड़फड़ाती हैं। ये परफेक्ट हीट कंट्रोल सिस्टम एक मॉडर्न एयर कंडीशनर जितना ही असरदार है, लेकिन बिना किसी बिजली के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियों के दुश्मन कौन है? हालांकि मधुमक्खियों की जिंदगी शांतिपूर्ण लगती है, असल में ये एक लगातार जंग है।
उनके दुश्मनों की लिस्ट लंबी है। मकड़ी, चींटियां, छिपकलियां, पक्षी, भालू और यहाँ तक कि इंसान भी। मकड़ियां मधुमक्खियों के लिए खास तौर पर जानलेवा दुश्मन है। एक अकेला ततैया पूरे छत्ते को खत्म कर सकता है। इसीलिए मधुमक्खियां झुंड में हमला करती हैं। कभी कभी वे ततैये को घेर लेती हैं और उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ाकर उसे जिंदा जला देती हैं। इसे हीट बॉल टैक्टिक कहते हैं। एक और खतरनाक दुश्मन है वरोआ माइट, एक छोटा पैरासाइट जो मधुमक्खी के शरीर से खून चूसता है और वायरस फैलाता है। आज के समय में ये मधुमक्खियों के खत्म होने का बड़ा कारण है। इंसानों द्वारा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, पेड़ों की कटाई और प्रदूषण भी मधुमक्खियों के लिए गंभीर खतरे हैं। कई बार मधुमक्खियां रास्ता भटक जाती हैं, छत्ता नहीं ढूंढ पाती और धीरे धीरे मर जाती हैं। इन सभी खतरों के बावजूद मधुमक्खियां लड़ती हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति का बैलेंस उनके अस्तित्व के साथ जुड़ा है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खियों को दुनिया की फूड चेन की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि मधुमक्खियों का सबसे जरूरी रोल शहद बनाना नहीं बल्कि पॉलिनेशन है। दुनिया की लगभग 75% किस्मों की फसलें किसी न किसी तरह से मधुमक्खियों पर निर्भर हैं। जब मधुमक्खी किसी फूल पर बैठती है तो फूल का पॉलन उसके शरीर से चिपक जाता है। जब वो अगले फूल पर बैठती है तो वो पॉलन ट्रांसफर हो जाता है। इससे फल और बीज बनते हैं। सेब, माम, सरसों, कॉफी, मेवे, तरबूज, इनके प्रोडक्शन की कल्पना मधुमक्खियों के बिना नहीं की जा सकती। मधुमक्खियों के बिना खाने की चीजों की वैरायटी कम हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी और कुपोषण फैल जाएगा। इसीलिए मधुमक्खियों को साइंटिस्ट इकोसिस्टम इंजीनियर कहते हैं। वे बिना पैसे के काम करती हैं, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू हर साल $1 ट्रिलियन के बराबर है। अगर मधुमक्खियां बचेंगी तो खेती बचेगी, और अगर खेती बचेगी तो सभ्यता बचेगी। लेकिन अभी मधुमक्खियों का खत्म होना भविष्य की एक भयानक भविष्यवाणी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में मधुमक्खियों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। इसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं, जहां अचानक पूरा छत्ता खाली हो जाता है। रानी रहती है, शहद रहता है, लेकिन मजदूर कभी वापस नहीं आते। साइंटिस्ट ने इसके पीछे कई कारण खोजे हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स, मोबाइल टावर से रेडिएशन, क्लाइमेट चेंज, बीमारियां और पैरासाइट। आज के समय में ये मधुमक्खियों के खत्म होने का बड़ा कारण है। अगर मधुमक्खियां खत्म हो गईं तो खाने की कमी, एनवायरमेंटल डिजास्टर और इकोनॉमी का गिरना तय है। ये कोई परी कथा नहीं है, ये एक साइंटिफिक चेतावनी है। मधुमक्खियों को बचाने का मतलब सिर्फ एक कीड़े को बचाना नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य को बचाना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नहीं तो इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।